नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, मेरे हिसाब से मैंने वो ग्रुप डी के सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है जो कि आपके एग्जाम में वाइटल रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और किसी चैप्टर को डिटेल्स में समझाना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे अलग से वीडियो बनाकर डिटेल्स में समझा दूंगा। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यानी कि अभी हाल में जो एग्जाम्स हो रहे हैं वनडे एग्जाम्स, और इसके अलावा जो टीसीएस जिस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, हम उसी पैटर्न्स पे इन क्वेश्चंस को पिक करके ले आए हैं और ये जो भी क्वेश्चंस होंगे ये अपने लेवल से थोड़े ऊपर होंगे। तो दोस्तों, आज से हम लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको किस तरीके से हम लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारे कुछ चैप्टर जो भी छोड़ दिए गए हैं उन चैप्टर्स को भी हम इसमें कवर अप कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि है कि ए एक दिन में बी से 6 गुना कार्य कर सकता है। उसी कार्य के लिए ए बी के द्वारा कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 70 दिन कम लेता है। तो ए और बी ये दोनों ही मिलकर ये एक साथ कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल बनाने के लिए हमने पहले ए और बी लिख लिया। ठीक है, इसके एफिशिएंसी कितनी है? अब देखिए, ये बोल रहा है कि 6 गुना है, यानी कि ये 6 गुना और ये 1, यानी कि ये एक दिन में 6 काम कर सकता है और ये एक दिन में 1 ही काम कर सकता है। तो इस हिसाब से अगर हम वर्क को 6 मान ले, ठीक है, हमने यही मान लिया वर्क, तो ये कितने दिन में कर देगा? ये एक दिन में ही पूरा काम खत्म कर देगा। इसको करने में 6 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो हमें वर्क कितना पता हो गया? 6 है। ठीक है, ये पता नहीं, हमने रख लिया है इसको। ठीक है, अब हम अगर करते हैं तो देखिए बोल रहा है कि ये जो है कितने दिन कम ले रहा है, यहाँ पे 5, ये यूनिट है। 5 यूनिट जो कम ले रहा है ये कितने के बराबर है? हमें बताता है कि 70 के बराबर है, क्योंकि ये 70 दिन कम लेता है। तो देखिए, जब 5 यूनिट हमारा 70 है, यानी कि 1 यूनिट कितना निकलेगा? 14 निकलेगा। यानी कि 6 यूनिट कितना निकलेगा? ये 6 यूनिट अगर हमको निकालना हो, अब देखिए ऐसे ही हम कर लेते हैं, ये हमारा क्या है? 6 यूनिट पूरा वर्क है, और इस वर्क को ये दोनों मिलके करेंगे, यानी कि ये 7 हो जाएगा। 6 और 1 7, यानी कि 6/7 इतने दिन लगने चाहिए। और इतने दिन के बराबर कितना हो जाएगा? तो आप 14 में मल्टीप्लाई कर देंगे 6/7 का, 7 से कटा ये 2 बार में, यानी कि आपका आ गया 12 दिन, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमने ये यूनिट का निकाल लिया डिफरेंस, और इसी की जगह पर हमने 70 रख दिया और इस सवाल को हमने बना दिया। उतार लीजिए इसे। हमारा अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 65 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में कोई निश्चित संख्या में उसने वस्तुओं को बेच दिया है। इस पूरे ही खरीद बिक्री में उसको 30% का लाभ हुआ है। तो पूछ रहा है कि बेची गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए, इस तरीके के सवाल जब हम बनाएंगे तो हमने देखा क्या उसने 65 वस्तुएं खरीदी हैं, हम 65 ही मान लेते हैं। ये 65 क्या है? हमारा सीपी। तो हमारा एसपी कितना होगा? एसपी हमको मालूम नहीं, तो हमने एक्स एसपी मान लिया। तो जब हम अगर लिखेंगे इसको, तो ये सीपी बटा में एसपी जो हमारा आएगा एक्स बटा में 65, यानी कि सीपी कितना हो गया? एक्स, और एसपी कितना हो गया? 65। ठीक है, और जब हम लाभ करेंगे, यानी कि कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, तो हमें कितने का लाभ हो रहा है? 30% का। तो देखिए, हमने अगर मान लिया कि 100 रुपए में खरीदा और हमने बेच दिया उसको 130 में, अगर 0 हटा देते हैं तो वही हो गया 10 में खरीदा और हमने कितने में बेच दिया? 13 में। अब हमें क्या निकालना है? x निकालना है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू में 65 बटा में 13। 13 से गया 5 बार में, यानी कि x बराबर 50। ये 50 इसका आंसर हो गया, यानी कि उसने खरीदा था 65 चॉकलेट्स और उसने बेच दिया कितना? 50 चॉकलेट, उसी 1 रुपया में उसने बेचा है। तो उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है एक निश्चित मूलधन साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में स्वयं का 5.5 गुना हो जाता है। फिर उस समय टी को निर्धारित करें जिसके समान निवेश शर्तों के तहत मूलधन स्वयं का 9.5 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल इस तरीके का है कि एक कोई धनराशि था, यानी कि 1 रुपया था, ये अपना कितना हो गया है? 5.5 इतना गुना बढ़ गया है, यानी कि ये कितना हो गया? अब देखिए, हम जब भी निकालते हैं, अगर हमने ले लिया 100 रुपया और ये बढ़कर 120 रुपया हो गया, यानी कि ये जो 20 रुपया होगा यही इसको ब्याज मिला होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ हम देख लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, ये 4.5 जो इसको ब्याज मिला होगा 1 रुपये के ऊपर, कितने सालों में?
9 सालों में। ठीक है, तो जब ये 1 रुपए के ऊपर ही फिर हमें कितने का निकालना है 9.5, इतने रुपए में इसने 8.5 का क्या ले लिया ब्याज। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.5 इतना का ब्याज अगर 9 सालों में मिलता है तो 8.5 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे 9 इंटू 8.5 बाई 4.5। अगर हम जब काटेंगे ये यहाँ से जीरो हट, यहाँ पे एक जीरो लग गया, यहाँ से ये एक लग गया, 9 पचे 45 और एक जीरो, इस जीरो से ये जीरो कटा, 5 से कटा, 5 कम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि कितने साल लग जाएंगे इसको 17 साल लग जाएंगे। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए। इस तरीके के सवालों को हम लोग इसी तरीके से डील करते हैं। जब साधारण ब्याज का बोल देगा तो आपको इसी तरीके से बनाना सबसे आसान तरीका नजर आता है। तो उतार लीजिए इसे। तो अगले सवाल को देख लेते हैं हम लोग। B का मान A के मान से 50% अधिक है, C का मान B के मान से 100% अधिक है, और यदि A में 90% की वृद्धि की जाए, B में 33.33% की वृद्धि की जाए और C में 50% की कमी की जाए, तो ये तीन चरों के योग जो होगा वो कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। अब देखिए हम पहले लिख लेते हैं, ये A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। अब हमको क्या करना है, हमें बताया गया है कि B जो होगा वो A के मान से 50% अधिक होगा। तो हमने A का मान लिया 100, तो ये हमारा हो गया 150। और जो बोल रहा है कि C B के मान से 100% अधिक है, यानी कि इसका 100% इसको डबल कर देंगे, 300 हो गया। अब देखिए अब सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि A में 90% की वृद्धि की जाए, इसका 90% की वृद्धि करेंगे तो 190 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है B में 33.33% की क्या करनी है, आपको कमी करनी है। तो इसका जब आप 33.33% कम करेंगे यानी कि 66.66% निकालेंगे तो आपको निकल के आएगा 100। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, C में 50% की कमी करनी है, तो इसमें 50% की आप अगर कमी कीजिएगा तो ये फिर हो जाएगा आपका 150। ठीक है, अब देखिए अब इसमें कितनी की कमी आई है, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 550, इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा आ जाता है 440। कमी कितने की आई 110 की, कितने पे कमी आई 550 पे कमी आई। तो ये प्रतिशत में कितना हो गया, यहां से यहां गया 11 पचे 55 और 5 से काटे तो ये 20, यानी कि 20% की आपको कमी दिखाई दे रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है एक नौभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योग और सभी बाह्य कोणों का योग का अनुपात कितना है। तो देखिए आंतरिक कोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, ये n-2 और इंटू में 180। तो यहाँ पे हमें n के जगह पे कितना दिया हुआ है, हमें पता है कि 9 बहुभुज है, तो हम इसके जगह पे 9 लिख लेंगे और जब हम इसको करेंगे तो ये 7 हो गया और ये 180, यानी कि 7 गुने में 180 और ये हमें निकल के आएगा 126 और ये एक जीरो, मैंने 18 सत्ते 126 और जीरो। अगर हमको बोले बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इनका अनुपात निकाल लेना है। तो हमने लिख लिया 1260 और 360। ठीक है, ये हमारे अब ये कट जाएगा, कट गया। अब यहाँ पे कितना कटेगा, 6 से काट देते हैं, 6 के 36, 6 दूनी के 12 और 6 कम 6। ठीक है, अभी भी कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी के 6, 3 सत्ते 21, यानी कि हमें कितना पता चला 7/2, यानी कि 7:2, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए इसे भी। अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है आयत की लंबाई आयत की चौड़ाई से 40% अधिक है, यदि आयत का विकर्ण जो है वो 2√74 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये आयत का विकर्ण है। आयत के विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमें विकर्ण दिया हुआ है कितना 2√74 बराबर में, अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं, ठीक है, तो हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, एक इसका 140% यानी 40% ज्यादा है, तो 140% यानी कि 1.4x हो जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। अब हम आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 74 बराबर इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.96x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर,
ये अंडर रूट में है। अब हम इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 74, और इधर हमारा ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.96 एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे तो 2.96 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि 4 इंटू 74 2.96, और जब हम इसे भाग देंगे तो ये हमारा ऊपर भी जब गुना होगा तो ये हमारा 296 ही आ जाएगा, यानी कि इन दोनों का गुना 296 आया। और देखिए यहाँ पे 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 जीरो लगा दिए, इससे इसको काट दिए तो हमारा पास बचा कितना 100, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमें निकल के आया इतना सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा, ये एक्स स्क्वायर आया है ना, तो एक्स हमारा कितना आएगा 10, ठीक है। अब ये 10 हमारा क्या आ गया, चौड़ाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारा जो लंबाई होगा ये हम लिख देते हैं यहाँ पे चौड़ाई, और हमारा जो लंबाई होगा वो हो जाएगा 1.4x यानी कि 14 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। और जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो हमको मालूम है कि 14 का गुना हम कर देंगे 10 के साथ, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमारा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसे। अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि हमारा सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 10, ये ब्रैकेट में है, और फिर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 9, और बटा में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और फिर प्लस में 6। हमको इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो मैं एक कोई भी एक इसको पिक करके सॉल्व करके दिखा देता हूं। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x है और प्लस में 10 है, तो हम क्या करते हैं इस नंबर को, और इसके आगे अगर कुछ दिया होता है तो उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकालते हैं, यानी कि हमारे पास तो सिर्फ 10 ही है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर रखेंगे भी तो 1 रखेंगे, तो 1 का 10 ही होता है गुना करने पर 10 से, ये हमारा हो जाएगा 2 5 10, और ये देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस में 10, माइनस माइनस जब गुना होगा 5 दूनी के 10, तो यहाँ पे प्लस 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और देखिए माइनस 5 और माइनस 2x को, इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमको आएगा कितना माइनस 7x। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें से हम कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से हमने x को कॉमन लिया तो हमारे पास बचा कितना x माइनस में 5, और यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया तो x माइनस में 5। अब देखिए ये माइनस 2 और माइनस 5 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 10 हमको मिल जाएगा। इससे आपको माइनस प्लस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हमें क्या पता चल गया, x माइनस 5 एक हमारा निकला, और यहाँ से अगर इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा x माइनस में 2, ये हमारा दूसरा निकल गया। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड जिससे हम लोग बनाते हैं इस तरीके का सवाल। अब देखिए हम इसको एक और, यहाँ पे मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, बाकी मैं सब मिटा देता हूं, इसे आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए इसको हम लोग कितना शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। हमारे दिमाग में बस यही होना चाहिए कि 7 को हमको ऐसे तोड़ना है कि इसका मल्टीपल कितना हो जाए 10 हो जाए। तो इसको जब हम तोड़ते हैं तो 5 और 2 में तोड़ सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 2 में तोड़ेंगे। अब 5 और 2 को जोड़ने के बाद हमारा आना चाहिए 7x, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आना चाहिए 10, तो यानी कि -5 होगा और एक -2 होगा। तो हम कुछ नहीं करते हैं, x माइनस में 5 और x माइनस में 2 लिख दिए, ठीक है। अगर हमको इसी को करना है तो ये देखिए 3 और 3 में टूटेगा तब ये 6 हो जाएगा, यानी कि -3 और -3 2 बार करेंगे तब ये 9 होगा, और यहाँ पे 6 होगा, प्लस करने पे 6 होगा और मल्टीप्लाई करने पे +9 होगा। तो हम क्या करेंगे x माइनस में 3, x माइनस में 3, हमने जो जो लिया है हम सीधे उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। यहां पर अगर हम करते हैं तो ये देखिए कितने में टूटेगा, ये 3 और 2 में, यानी कि 3 दूनी के 6 होता है और 3 और 2 जोड़ने पर 5 होगा -5, यानी कि x माइनस में 3 और x माइनस में 2।
अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन मिलता है काट देंगे, ये कट गया, ये यहां से ये कट गया, हमारे पास बचा कितना, x माइनस में 5 और x माइनस में 3, और हमारा यही आंसर है, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। कभी कभी बोल देता है कि इसी को आपको क्या करना है, फिर से इस तरीके में लिखना है, तो आप क्या करिएगा, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर -5 है -3 है, यानी कि -8 हो जाएगा x, और 5 3 15, और माइनस माइनस है तो +15। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग इसे उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो लिखा हुआ है कि 2x4 -3x स्क्वायर -5x -10 = 0, इसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए, इस सवाल को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो 2x का पावर 4 -3x स्क्वायर -5x -10 = 0, हमें इसका इक्वल टू 0 लाना होता है। तो हम x का वैल्यू क्या रखेंगे, यानी कि शून्य जो इसका होगा, यानी कि x का वैल्यू ही क्या रख देंगे कि ये पूरा ही वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा है इसीलिए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा होता तो इसको 2 लाना होता। तो देखिए, यहाँ पे हम ऑप्शन से पिक करके ही चलेंगे, यही हमारा सबसे बेहतरीन जो होगा अप्रोच होगा। तो देखिए, हमने यहाँ से पिक कर लिया, अगर हम 2 को पिक करते हैं तो 2 यहाँ पे इंटू ये 2 का पावर 4 -3 इंटू 2 का पावर 2 -5 इंटू में 2 -10, इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाता है, यानी कि 2 का पावर 4 है और एक और 5 हो गया, यानी कि ये 32 हो जाएगा। माइनस में ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी के 4 और 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा 10 और फिर ये 10। अब देखिए, ये तीनों माइनस में है ना, तो तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा -32, यानी कि 32, इस 32 में से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो हमें 0 मिलता है, जो कि इसको प्रूफ करता है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, शून्यक जो हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, उतार लीजिए इसे। हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि है हमें x + y = 15 दिया हुआ है और x y = 14 दिया हुआ है, तो हमें x - y का वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है कि x प्लस में y = हमारा कितना होता है, 15 होता है। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसको जब x + y का होल स्क्वायर को अगर माइनस में बदलना होगा तो x - y का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, इसका क्या होगा, 15 का स्क्वायर इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर, और ये प्लस में 4 इंटू में xy हमको कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे, ये हमारा 225 हो जाएगा इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा प्लस में 56। अब ये 56 इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस होता है तो ये हमारा हो जाएगा 169 इक्वल टू x - y का होल स्क्वायर, यानी कि x - y हमको कितना निकल के आया, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाने के लिए इसको भी अंडर रूट करेंगे, और ये कितना का होता है स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि x - y कितना हमको निकल के आया, 13, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए इसे भी। तो हम लोग अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो कि है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसका औसत आपको 65 दिया गया है, और आपको x का वैल्यू निकालकर x + 8 और x + में 12 आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, एक नंबर दिया गया हमको 49, दूसरा हमें दिया गया है 6x, तीसरा हमें x4 और चौथा हमें दिया गया है 70। अब ये 6x का मतलब आपको मैं बता देता हूं, ये हो गया हमारा 60 प्लस में x। इसका मतलब अगर हम देखें तो 10x प्लस में 4 हो जाएगा। जैसे आप लिखते हैं ना 54, तो आप क्या लिखते हैं, 50 प्लस में 4। इसी तरीके से ये 6 का 60 हो गया, और ये कितना हो गया, x हो गया। ये दहाई अंक पे है तो 10 से गुना होगा, ये दहाई अंक पे है तो 10 से गुना होगा, ये इकाई पे है तो 1 से गुना होगा। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अब इसका जो औसत आपको दिया हुआ है वो आपको 65 दिया हुआ है, यानी कि अब अगर हम इसको जोड़ के हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, इस 65 से अंतर निकालते हैं। अब देखिए, 65 से ये कितना कम है, तो ये 65 से आपका कम हो जाएगा 6 और यहाँ पे 1, 16 कम है। ठीक है, यानी कि इस नंबर को 16 ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, ये इससे 5 ज्यादा है, यानी कि इस नंबर को इससे 5 कम होना चाहिए था, तो हम क्या कर लेते हैं, इतना, यानी कि +11 अगर हम करेंगे
इसका जो मान आएगा, ये अगर हम 65 रख दें, इसके बावजूद भी हमको +11 करना पड़ेगा, तब इन सब का औसत क्या होगा, हमारा 65 होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 प्लस में x और फिर उसके बाद ये 10x प्लस में 4, इनको अगर प्लस करेंगे तो ये 65 है, ये 65, यानी कि 65 इंटू में 2। लेकिन ये 11 जब ज्यादा होगा तब जाकर ये क्या होगा, इसका रियल जो इसका आपका औसत निकलेगा वो 65 होगा, यानी कि यहाँ पे प्लस हमको 11 करना होगा। अब इसी इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 64 प्लस में 11x और ये हमारा हो जाएगा 130 प्लस में 11, तो ये हमारा आ गया 11x इक्वल टू ये 141 माइनस में 64, यानी कि ये हमारा कितना आ जाएगा, ये गया तो इधर 6 एक 7 और यहाँ हमारा हो गया 13 में से 6 गया तो 7, यानी कि 77। 11x बराबर 77 आया, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7। तो x बराबर हमारा 7 आ गया। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, x प्लस में 8 यानी कि 7 प्लस में 8 जो कि हमारा 15 हो जाएगा, और फिर हमें फाइंड करना है x प्लस में 12 यानी कि 7 प्लस में 12 जो कि हमारा 19 हो जाएगा। और यही दोनों हमारे इस सवाल के, अच्छा इसका में भी औसत निकालना है। अब देखिए इसका भी औसत निकालना है, आंसर नहीं हुआ। अब हमें 15 और 19 का क्या करना है, औसत निकालना है। तो 15 और 19 का औसत कैसे निकलेगा, 15 प्लस में 19 बटा में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 4 हाथ में चाहिए 1 और ये 34 बटा में 2 यानी कि 17 इस सवाल का आंसर होगा। देखिए दोस्तों ये थोड़ा टफ लेवल का सारे ही सब क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने में और बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि टीसीएस अब ऐसे ही क्वेश्चंस को दे रहा है जिसको आपको बनाने में समय जाए, यानी कि टाइम टेकिंग सवाल दे रहा है। तो इसीलिए आप इसे भी समझ लीजिए और उतार भी लीजिए। हमारा अगला सवाल एक समचतुर्भुज से है, तो हम समचतुर्भुज पहले एक बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा समचतुर्भुज हो गया, ये इसके दो विकर्ण हो गए, ठीक है। अब हमसे बोला है कि ये A है, ये हमारा B है, ये C होगा, फिर ये D होगा और ये हमारा O है। तो हमसे बोला है कि OBA यानी कि OBA ये हमें दिया हुआ है जो कि हमारा 25 है। हमसे पूछ लिया है BCD यानी कि यहाँ पे B है, ये C है और ये D है, हमसे ये पूछ लिया है। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग आसन कोण वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए 25 है तो ये भी 25 होगा, यानी कि ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और ये कोण यानी कि कोण ABC और जो होता है प्लस में कोण BC और D, ये आसन कोण हो गए, ठीक है। ये दोनों ही 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इनको प्लस करने पर आपको ABC कितना पता चल गया है, 50। तो आपको क्या होगा, ये BCD ये निकालना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 180 में से आप माइनस कर लीजिएगा BCD, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 130, यानी कि 130 डिग्री का ये हो जाएगा। आप एक ये तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा, आप बिना कुछ कॉपी पेन उठाए यहाँ पे देखिए 25 है, ये 25 हो जाएगा, यानी कि ये आपका 25 हो गया और ये आपका 25 है, ये तो आपका 90 डिग्री का है, तो ये 25 है और ये ये 25 है और ये 90 डिग्री, यानी कि आपका कितना हो गया, 90 और 25 ये 105 का हो गया, 115 का हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये पूरा 180 का होना चाहिए था ना, तो ये 180 में से जब 105 गया तो कितना हो जाएगा, 5 और यहां हो गया आपका ये 7 में से गया 6, यानी कि 65 बच्चा। तो ये जब 65 हो गया आपका, तो ये भी आपका 65 होगा और ये 65 130 होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप दोनों तरीके से उतार सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे उतार लीजिए इसे। दोस्तों हम लोग अपने अगले सवाल को देख लेते हैं, जो है कि 50,000 रुपए की राशि को एक वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से अगर लगाया जाता है तो इसके चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो दोस्तों हमने ये एक साल के लिए आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए या साधारण ब्याज निकालिए, आपका वही निकलता है, ठीक है, क्योंकि एक साल में तो आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा नहीं।
तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने 100 रुपये ले लिया, इसको हम अब अर्धवार्षिक रूप से जब निकालेंगे तो ये 8% जो है ये 4 और फिर 4, ये 4% के रूप में बढ़ जाएगा। और अगर 1 साल है तो ये 2 साल में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया, इसको 2 साल ले लिया। ठीक है, ये अर्धवार्षिक रूप से है इसलिए। ठीक दोस्तों, हमारा अगला सवाल भी एक चक्रवृद्धि ब्याज से है। हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि 12,500 रुपए का अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए 1 साल और 4 महीने के लिए 12% की दर से, तो इसका मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया 12,500। ठीक है, अब देखिए 1 साल के लिए तो ये पूरा का पूरा 12% मिलेगा इसको, लेकिन 4 महीने के लिए कितना मिलेगा, जब 12 मंथ के लिए 12% मिलता है तो 4 मंथ के लिए कितना मिलेगा, 4% मिलेगा। यानी कि दूसरे साल का इसका ब्याज दर जो होगा वो 4% का हो जाएगा। इसका अगर हम 12% निकालते हैं तो ये हमें निकल के आता है 1500। इसका जब हम 4% निकालते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 500। अब हमें इस ब्याज के ऊपर भी दूसरे साल ब्याज देना होगा। दूसरे साल का ब्याज दर ही 4% है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 15 चौके 60 रुपए। अब हमको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, इसको इसको इसको। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये हमारा साधारण ब्याज अगर पूछा जाता है तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाता है, और चक्रवृद्धि ब्याज मिलने के लिए हमारा ये हो जाएगा। ठीक, ये सब मिला के तो अब हमको जोड़ देना है सबको। तो जोड़ देता हूं मैं, इतना प्लस में 1500 प्लस में 500 प्लस में 60। जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14,560, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना अगला सवाल देख लेते हैं, जो कहता है कि एक घनाभ के आकार की एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको 5 बराबर अगर भागों में बांटा जाता है तो इसके प्रत्येक टुकड़ा जो है 27 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन का घन बन जाता है। तो आपसे पूछा है कि घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम पहले एक घनाभ बना लेते हैं। तो अगर हमको एक पूरा घनाभ बनाना है तो हमने ये बना लिया, हम इसके अंदर वाला भाग को मिटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया एक घनाभ। अब इसको हमको 5 भागों में बांटना है, तो ये 1 भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग, ये चौथा भाग इसको मान लीजिए, तो 1 हमने और मान लिया, ये हमारा हो गया 5वां भाग। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 भागों में बांट लिया। ये हमारा लंबाई, ये ऊंचाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई हो गया, और ये हमारा लंबाई हो गया। ये सब 3 3 3 है, तभी ये क्या होगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब का ये एक घन बनेगा। यानी कि ये जब 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, ये टोटल मिला के आपको कितने हो गए, 3 5 15। यानी कि ये 15 सेंटीमीटर के हो गए, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है यानी कि इसका क्षेत्रफल, नीचे वाले का भी क्षेत्रफल होगा, इधर का क्षेत्रफल, इधर का भी क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और इधर का जो ये जो सरफेस का क्षेत्रफल होगा वो पीछे वाले का भी होगा। यानी कि 2LB प्लस में B, आप इसको H मान लीजिए हाइट को। ठीक है, और प्लस में HL। ठीक है, अब इसको कर लीजिए 2। लंबाई आपका कितना है, लंबाई आपका 15 है और चौड़ाई आपका 3 है, तो 15 गुने 3 प्लस में फिर 3 गुने में ऊंचाई भी 3 है, 3 प्लस में फिर 15 और गुने में 3। ठीक है, तो ये कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा, 15 45, 45 प्लस में 9 प्लस में 45। ठीक है, और यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 45 45 90 और 99। यानी कि आप 99 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 198 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक इसको में बढ़ा लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 100 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। लेकिन आपने 1 बढ़ाया था तो 1 गुने 2 और 2 को घटा देना होगा, तो आपका 198 निकल जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। और दोस्तों हम ऐसे ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर हम आने वाले हैं अभी के कुछ दिनों में। आप जानते भी हैं कि 17 तारीख से आपका एग्जाम्स चालू होने वाला है 3 जून का। तो हम बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल एडू नगरी में।